क्या अनिरुद्ध सिंह जी जो हमारे मंत्री हैं, क्या उनका भी दिमाग हिल चुका है? जो सदन में उन्होंने वही शब्द कहे, वही शब्द मैं लिखता हूँ। आप लिखते हैं मुल्ला। मुल्ला क्या होता है? वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? जिस कम्युनिटी के लिए आप ऐसा शब्द लिख रहे हैं कि मुल्ला ने मुल्ला मुल्ला लिखते हैं आप, वो एक उनको लगता है कि ये सम्मानजनक शब्द नहीं है। इनके समाज की गलतियां तो आप निकाल रहे हैं, कट्टरपंथ है ये। अपने समाज की आपकी कोई गलती नहीं है। लव जिहाद इन सिर्फ एक साइड से हो रहा है। आपकी लड़कियां बेवकूफ नहीं है, तो आप अपनी लड़कियों को सुधारो ना। आप इन पर पीछे पड़ गए कि ये बुरे हैं। अपनी लड़कियों को सुधारी नहीं जा रही आपसे। कहते हैं पाली पाली थोड़ा सा दिमाग का हिला हुआ भी है। ठीक है, दिमागी फर्क है आपको। तो लोग आपसे पूछेंगे नहीं कि अवैध जो निर्माण है आपको मस्जिद में नजर क्यों आया, बाकी जगह कोई नजर नहीं आ रहा। मंदिर की बात करते हो आप? ना मैं मंदिर की नहीं छोड़ रहा हूँ। अच्छा हाँ, बहुत पूरे शहर में नजर नहीं आया आपको, सिर्फ अवैध निर्माण सिर्फ मस्जिद में नजर आ रहा है। देखिए आपको भी और शिमला वालों को भी। दुकानें इन्होंने किराए पे ले ली हैं, लेकिन धंधा कोई और है, फाइनेंस कुछ कहीं और से हो रहा है। फाइनेंस कहीं और से हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है कि ताकि अपनी कौम के लोगों को यहाँ फैलाया। कट्टरवाद था। मैं देख रहा हूँ जो उनकी अगली जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन, उनमें वो कट्टरवाद पनप रहा है। अब एक कट्टरवाद अगर उनका पनपेगा तो इस पक्ष का भी बन के देखिए, एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं। देखिए सनातन धर्म को बर्बाद किया गांधीवाद ने। गांधीवाद सिखा के एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। हम पहाड़ी वीर हैं, बकरे भी काटना जानते हैं तो मुर्गे काटना भी जानते हैं। कहा था देखो जी मैं गिरफ्तार होने आया हूँ आपने, क्योंकि सिस्टम भी आपका, कानून भी आपकी, सरकार भी आपकी। कुछ नहीं है, मैंने मोबाइल पकड़ाया, पासवर्ड भी बता दिया, मैं क्या ये पासवर्ड है, मैं बैठ गया, आपने जो करना करो। मैं गिरफ्तार होने के लिए आ गया हूँ, मैं घर में बातचीत करके आ गया हूँ, उसमें जाके आ गया हूँ कि 5 साल मैक्सिमम सजा होती है, आप अभी सुना दो, अभी ले जाओ मेरे को कोर्ट में, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद और आज मेरे साथ मौजूद हैं मंडी के एक सोशल एक्टिविस्ट जो पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहे। ये पेशे से एस्ट्रोलॉजर भी हैं और एक इंजीनियर भी रह चुके हैं। पहले उन्होंने बाद में जॉब छोड़ दी थी और मंडी के लोग इन्हें भली भांति जानते हैं और आजकल तो वैसे भी ये सुर्खियों में है तो इनको ज़्यादा पहचान रहे हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ गोपाल कपूर जी से। गोपाल जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी, प्रणाम। ये हमारे दर्शकों से आपकी पहली मुलाकात है। न्यूज़ रडार में अभी तक आपकी बातचीत नहीं हुई है, तो हम सीधे ही प्रश्न पर आते हैं। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहूँगा। ठीक है जी। गोपाल जी आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम जानते हैं, लेकिन ये जो पीछे मस्जिद का जो मुद्दा हुआ उसमें आपकी जो भूमिका रही वो कोई अच्छी नहीं रही, जिसका सिग्नल अच्छा नहीं गया और अब तो आपके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हो गई है। बिल्कुल। अब बात सारी ये उठती है, जो देखा गया है उसमें है कि आप अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी हीरोपंती के लिए आपने मंडी जैसे एक शांति प्रिय छोटा सा हमारा शहर था उसमें आपने आग लगा दी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी मैं एक बात बताना चाहूँगा जिसे शायद बहुत कम लोग दर्शक जानते हैं कि मैं मंडी की बात नहीं करूँ। आप वो शख्स हैं जिन्होंने संजौली की आग भी आप ही ने लगाई है और वो पूरे हिमाचल में जो आग फैली है वो भी आए, क्योंकि पहले आप ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मस्जिद की संजौली के बारे में जिक्र किया, उसके बाद वो लोग वहाँ जागरूक हुए और मंडी में तो फिर आपने भूमिका काफ़ी बड़ी निभाई है। और सारा मेरा सीधा सीधा आपसे प्रश्न है कि क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? देखिए इसमें भूमिका सिर्फ ये थी कि जैसे मैंने कुछ महीने पहले संजौली में एक फ़ोटो कहीं देखा, किसी ने डाला हुआ था मीडिया पे, तो मेरे दिमाग में आया भाई यहाँ अभी जब से टीसीपी के, उससे पहले की बिल्डिंगें हो सकता है बनी हो, लेकिन जब से टीसीपी के पूरे कानून लागू हैं उसके बाद आप 2.5 मंजिल से ऊपर नहीं बना सकते। तो मैंने तो ये देखा भाई तो 5 मंजिला बन गई, तो मैंने एक पोस्ट लिख दी भाई क्या टीसीपी के रूल लागू हो रहे हैं इसमें। मुझे ज़्यादा इसके बारे में शिमला का पता नहीं था कि पिछली कंट्रोवर्सी क्या है, केस क्या है। तो उसके बाद लोगों ने वो मुद्दा पकड़ लिया, धीरे धीरे चीज़ें निकलती गई, संजौली का मुद्दा वहाँ के स्थानीय लोगों ने संभाल लिया, इसमें कोई राजनीतिक लोग नहीं थे। दूसरी बात जो रहा मंडी का मुद्दा, मंडी में क्या हुआ, मार्च माह में हमें पता चला कि छोटी सी मस्जिद को तोड़ दिया गया है और उसके बदले में बहुत ज़्यादा सरकारी एरिया कवर करके बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है। तो मैं नगर निगम में गया, पर्सनली बात की, नगर निगम के पास गया। नगर निगम ने 28 मार्च को इनको एक नोटिस दिया कि नक्शा अप्रूव कराइए, ज़मीन के कागजात दिखाइए, उसके बाद निर्माण रोक दीजिए। तब तक पुलिस विभाग को भी कॉपी गई, नेसेसरी एक्शन के लिए बिजली और पानी विभाग को भी कॉपी गई इनके कनेक्शन काटने के लिए, ठीक है। लेकिन किसी विभाग ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की।
अवैध। लेकिन अगर आम व्यक्ति का कोई निर्माण कार्य एक छज्जा भी बड़ा होता 2 फुट का, तो सारा प्रशासन दल बल सहित उसी समय उसको तोड़ फोड़ जाता। लेकिन प्रशासन ने जानबूझ के इनको सह दे रखी। चलो उसके बाद चुनाव आ गए, लोग आपस में लड़ने लग गए, ध्यान नहीं गया। लेकिन मैं तो फिर भी सोशल मीडिया में मुद्दा उठाता रहा। लेकिन फिर 22-23 जून को इन्होंने रातों रात 2 छुट्टियां शनिवार इतवार के देख के रातों रात पैरेलल शटरिंग करके 2 लैंडर और डाल दिए। तो मैं फिर उठा, नगर निगम गया, मेयर साहब को पकड़ा, लड़ाई ऑलमोस्ट लड़ाई कर दी मैंने भट्ट साहब से। ठीक है भाई, ये क्या हुआ? अगर आम आदमी का निर्माण होता, ये तो नोटिस के बाद भी नहीं रुक रहे, कानून को मान नहीं रहे। फिर 25 जून को पुलिस और नगर निगम का स्टाफ गया, इनका कुछ सामान भी जब्त किया और काम दोबारा रुकवा दिया। फिर भी उसके बाद नहीं मान रहे थे। ठीक है, लेकिन देखिए हमने कभी छोटी मस्जिद थी, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन जिस तरह से पूरे हिमाचल में बड़ी बड़ी मस्जिदों का नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, बाहर से प्रवासी आके, कोई अप्रूवल नहीं, कोई सरकारी जमीन पे, कोई किसी पे, कोई किसी पे। ठीक है, मतलब सरकार की सह है, प्रशासन की सह है इनको, एक षड्यंत्र के तहत। तो जब उसके बाद भी अंदर अंदर काम करते रहे, तो जब पब्लिक का जो, देखिए मैं तो 7 साल से तो मैं घर में घुसा हूँ, घर से निकलता हूँ, चेन स्मोकर हूँ, नीचे पौड़ियाँ उतर कर सिगरेट की दुकान है वहाँ, तो मैं सिगरेट उठाता हूँ, घर आता हूँ। 7 साल से तो मैं घर घुसा हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना चुनाव लड़ना चाहता, ना कुछ हूँ। हाँ, फेसबुक पे नॉलेज के आर्टिकल जरूर लिखता हूँ। नॉलेज के नहीं लिखते हैं आप? अब नहीं लिख रहा हूँ कुछ। देखो, आप फेसबुक पे आप लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, आग लगाने का काम करते हैं, कोई सही सीधी बात नहीं आप लिखते हैं। और मैंने आपकी फेसबुक पेज ढंग से पढ़ी हुई है, कोई भी उसमें 10 में से 8 बातें आपने भड़काऊ लिखी होती हैं या गलत लिखी होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाली 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 नाम से जाना जाता है ना। हाँ। कहते हैं पाली पाली थोड़ा सा दिमाग का हिला हुआ भी है। ठीक है, दिमागी फर्क है आपको? मुझे कोई दिमागी फर्क नहीं है। ठीक है, मंडी की याद आपकी जनरेशन की, जो कॉलेज स्टूडेंट रहे हैं, याद है आप, लगभग 70% स्टूडेंट उस टाइम के मेरे पढ़ाए हुए हैं। हाँ, वो मुझे मालूम है कि आप एक अच्छे टीचर भी रहे हैं। हाँ। लेकिन ये जो आपका आजकल दिमाग घूम चुका है, जिसे आप लोग कहते हैं यार मेंटल है यार वो तो आप जिस तरह की आप हरकतें करते हैं गोपाल जी, वो समाज के लिए अच्छी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है? आप हिमाचल की डेमोग्राफिक देख रहे हैं क्या? अनिरुद्ध सिंह जी जो हमारे मंत्री हैं, क्या उनका भी दिमाग हिल चुका है? जो सदन में उन्होंने वही शब्द कहे, वही शब्द मैं लिखता हूँ। आप मेरी एक पोस्ट भी पढ़ के बता दीजिए कि कौन सा शब्द ऑब्जेक्शनेबल है। क्यों आप लिखते हैं मुल्ला? मुल्ला क्या होता है? वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? जिस कम्युनिटी के लिए आप ऐसा शब्द लिख रहे हैं कि मुल्ला ने मुल्ला मुल्ला लिखते हैं आप, वो एक उनको लगता है कि ये सम्मानजनक शब्द नहीं है, आप उस शब्द का यूज करके और भड़काते हैं लोगों को। इसका मतलब इन मुस्लिमों को अपने इस्लाम की ही जानकारी नहीं है। क्यों? इनको बोलो अपनी इस्लामिक डिक्शनरी निकाले। मुल्ला का मतलब होता है इस्लामिक लर्न्ड स्कॉलर। कहाँ लिखा है? अब देखिए, अभी तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी तो प्रूफ दे नहीं सकता, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ। इस्लामिक डिक्शनरी निकालिए, इस्लाम की। अब मदरसे में पढ़ाते नहीं इनको। मुल्ला का मतलब क्या होता है? मुल्ला इज ए लर्न्ड इस्लामिक स्कॉलर। उससे ऊपर मौलवी आता है, उससे ऊपर इमाम आता है स्टेटस में। इट इज ए रिस्पेक्टेबल वर्ड। वो कहते हैं कि ये तो गलत है। ये उनके कहने के ना, उनका, क्योंकि उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी। मुद्दा अवैध निर्माण, हिमाचल की बदलती डेमोग्राफी, और ये मस्जिदों का अनऑथराइज, हजारों मस्जिदें लगातार, हर एक, मतलब ऐसे ऊना में ऐसा एक गांव है, वहां एक भी मुस्लिम नहीं है पूरे गांव में। अभी प्रदर्शन हुआ तो वहां मस्जिद कौन बना रहा है? क्यों बना रहे हैं? ठीक है, नहीं, अगर देखिए और मुद्दा वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, लेकिन सरकार, प्रशासन और कुछ राजनीतिक शक्तियां इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दे में मतलब कम्युनल एंगल देके इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। ये आंदोलन है क्या? देखो ना, शांतिप्रिय प्रदेश था पूरा, इसमें जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम मस्जिद ये डाल दिया। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 57 है। कभी पिछले 57 सालों में आपने देखा कोई हिंदू मुस्लिम की बात कम से कम हिमाचल प्रदेश में हुई? कभी नहीं हुई। लेकिन आप जैसे शख्स जो हैं, जो इन चीजों को हवा दे रहे हैं और ये लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, दंगे करवाना चाह रहे हैं, आप देखिए मंडी, शिमला, कुल्लू, मैंने बचपन से देखा है। कश्मीर से खान आते हैं, अपने डेरों में रहते हैं, अपना काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर जाते हैं। उन्होंने तो आज तक कभी ऐसे अवैध निर्माण नहीं किए। हमने कभी विरोध किया? नहीं किया।
क्योंकि आप काम के लिए तो आइए, लेकिन यहाँ की संस्कृति को अटैक करने के लिए, यहाँ की डेमोग्राफी बदलने के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के नहीं नहीं, तहत मुझे बताइए कहाँ बिगड़ी, इन्होंने संस्कृति को क्या नुकसान पहुंचाया, डेमोग्राफी को क्या पहुंचाया, आ- एक एग्जाम्पल दो मेरे को। आप एक देव संस्कृति में रह रहे हैं, हर गांव हर गली में ये मस्जिदें बना रहे हैं बड़ी बड़ी। अब अगर आप स्थानीय जो मुस्लिम समाज है उनमें तो मेरे बड़े अच्छे अच्छे मित्र हैं। इवन आप देखिए जो गुज्जर समुदाय था हमारा है अभी भी परासर साइड में, इधर बथेरी साइड में, उनके साथ तो रिश्ते वाली बातें थी हमारे समाज की। रिश्ते वाली कैसी, जब शादी होती है तो धर्म भाई बनाते थे गुज्जर समाज से, मुस्लिम गुज्जर से, अगर पुराने लोगों को पूछे, है ना। इनका रहन सहन खान पहनावा जो संस्कृति कई चीजों पर मैटर करती है, उनका खान पान रहन सहन प्रभाव जो भी तरीका होता है, ठीक है, वो ऐसा लगता नहीं था कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। हाँ, अपने अपने पूजा पाठ का तरीका अलग था। अभी भी हमारी गली में इतने मुस्लिम परिवार हैं जो पुराने हैं, मतलब उनका जो रहन सहन ऐसा लगता है कि हम एक ही हैं। लेकिन ये जो बाहर से पूरा कट्टरपंथ लेके आए, हमारा कट्टरपंथ, हम कट्टर नहीं है, हमारी जो कट्टरता दिख रही है ना, ये एक्शन नहीं है, ये उनकी कट्टरता का रिएक्शन हो रहा मेरे है। को एक एग्जाम्पल दो ना गोपाल जी, क्या कर दिया आपके शहर में, एक कट्टरपंथी का एग्जाम्पल तो एक तो दो आप, जिसके लिए आप इतने उग्र हुए पड़े हैं। आप देखिए पूरे हिमाचल में कितने लव जिहाद के केस हो रहे हैं। कहाँ हुआ? अभी पिछली साल की बात है, रिवाल सर का केस है, उसकी इंटरव्यू है सभी चैनल में कि किस तरह से उसे कश्मीर में बंधक बना दिया ले जाके, किसी तरह से बच के आई, फिर उसके माँ बाप को मारने की धमकी। अभी नेर चौक में हो रहा है केस, रोज उसकी न्यूज़ें आ रही थी पीछे, है ना। वो एक महिला और उसकी बेटी को धमका रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे समाज में भी होते हैं ऐसी प्रॉब्लम। अपराध ऐसा नहीं, अपराधी हर एक समाज में होते हैं, ठीक है, अपराधी हर एक समाज में होते हैं। लेकिन अब मान लिया हमारे समाज में किसी ने अपराध किया तो माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करते, समाज तो मोहल्ला तो छोड़ दीजिए। अभी कुल्लू में कोरोना के दौरान एक लव जिहाद का केस हुआ, एक लड़की को उठा के भगाया, तो उसमें मस्जिद का रोल था, मस्जिद के मौलवी का रोल था। उन्होंने कई टाइम उनको मस्जिद में छिपा के रखा, फिर रातों रात, क्योंकि ट्रैफिक बंद था, गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी, रातों रात बुर्का पहना के कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया उस लड़की को, क्योंकि इनका समाज अपने अपराधियों को सपोर्ट करता है। इनके समाज की गलतियां तो आप निकाल रहे हैं, कट्टरपंथ है ये, अपने समाज की आपकी कोई गलती नहीं है। लव जिहाद इन सिर्फ एक साइड से हो रहा है, आपकी लड़कियां बेवकूफ नहीं है, वो तो बेवकूफ है, तो उन्हीं को तो जागरूक कर रहे हैं। ये जागरूकता है शहर में आग लगा के। ये आग नहीं है, ये आंदोलन है। आग तो तब होता है जब दंगे होते हैं, मार पटाई होती होंगे, है। जिस तरह पे आप चल पड़े हैं कल को दंगे भी होंगे। देखिए मैं तो सिर्फ आप जैसे जो लोग हैं वो समाज में दंगे करवा के ही मानेंगे, आप तो मान रहे हैं। देखो अब आपने शिमला में देखा, एक आया ना AIMI का जो था एक व्यक्ति, जावेद क्या नाम था उसका, वो आया कल परसों आया, वो मस्जिद के अंदर घुसा, उसने पूरा वीडियो बनाया और उसने क्वेश्चन रेज किया कि संजौली में सारे घर जो हैं अवैध है, निर्माण उनका अवैध है। तो ऐसे ऐसे अभी एक आया है, 2 आएंगे, 3 आएंगे, दंगे होंगे नहीं। तो कौन ला रहा है इनको? इन्हीं का समाज ला रहा है ना। पहले तो उनके मौलवी ने बोला कि हम नहीं जानते कौन नमाज पढ़ने आ गया, बाद में जब वीडियो रिलीज हुए तो मीटिंग भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। अभी तो ये भी अफवाह फैली है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस अफवाह का खंडन करे कि जब भी कोई बड़ा लीडर कहीं से आता है तो वो स्टेट गेस्ट की ट्रीट होता है, उसको एकोमोडेशन फैसिलिटी दी जाती है सरकार की तरफ से। तो अभी अफवाह फैली है, मुझे कंफर्म नहीं है, अफवाह सुनी सुनाई बात है कि हिमाचल सरकार ने शोएब जो जमाई है उसको स्टेट गेस्ट के रूप में फैसिलिटी प्रोवाइड की है। उसके बाद उसकी मस्जिद के मौलानाओं से मीटिंग के वीडियो आ रहे हैं, बाद में मौलाना जी मीडिया में आके कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कौन है, कोई भी आ सकता है नमाज पढ़ने। तो ये अल तकिया होता है कि जब आपको लगे आप हार रहे हो तो आप बिल्कुल सीधे साधे, बिल्कुल विनम्र बन जाओ, शांति ये वो। देखिए शांति स्थापित रखना एक पक्ष का रोल नहीं है, ये दोनों तरफ की बातें होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब पुराने मुस्लिम है, अभी भी मिलते जुलते हैं, बात अभी भी मैं आ रहा था गली में, सबके साथ हेलो आई हुई। तो भाई जो समाज जैसा है वैसा ही है ना। आप कैसे वो चीजों को वो क्योंकि हमारी एक देखिए कानून संस्कृति और समाज से ऊपर नहीं है, समाज और संस्कृति से ही कानून बनता है। और दूसरा वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? वक्फ बोर्ड अब आप देखिए कुल्लू में इन्होंने जबरदस्ती मस्जिद बना दी, आज भी डॉक्यूमेंट चेक करो किसके हैं वो,
खादी ग्रामोद्योग विभाग के नाम से जमीन है। नहीं, जो वक्फ बोर्ड का मुद्दा है वो तो पूरे देश का है, उसमें नहीं, तो कार्रवाई की जा रही है, वो तो चलेगी। देखिए अब नहीं, सरकार अपना काम कर देखिए रही है। बालूगंज जहाँ शिमला का मैदान था, वहाँ हमारी रामलीला इतनी सैकड़ों सालों से, दशहरा सारे उत्सव राम गोपाल मंदिर के भी वहीं होते थे, है ना। उसको वक्फ बोर्ड ने लेके अपने कब्जे में प्राइवेट पार्टी को किराए पे चढ़ा दिया 8-10 लाख सालाना, ठीक है। तो क्या हमारी भावना यहाँ नहीं होती? क्या हमारी कोई भावनाओं का मोल नहीं है? सरकार देखिए, मैंने तो साफ कॉल दी है, मैंने साफ वो कहता हूँ मैं लोगों को, कानून इनका, सिस्टम इनका, ठीक है ना। कानून हमारे पक्ष में, ना सिस्टम हमारे पक्ष में है, ठीक है। हमारे पास एक ही जगह बचती है, क्योंकि ये जनता का मतलब वी पीपल ऑफ इंडिया, हमारा संविधान हमारे लिए है, ठीक है। तो हमारे पास फिर सड़क आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं बचा हुआ है। अब 196 का केस मेरे खिलाफ किया, तो जब इन्वेस्टिगेशन कल हो रही थी, आज 4 बजे फिर जाना उधर इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैंने पूछा, देखिए मैं तो कुर्ता पजामा भी ले गया था साथ में, डिक्लेयर भी कर दिया था। मैंने ये कहा था, देखो जी मैं गिरफ्तार होने आया हूँ, आपने, क्योंकि सिस्टम भी आपका, कानून भी आपकी, सरकार भी आपकी, कुछ नहीं है। मैंने मोबाइल पकड़ाया, पासवर्ड भी बता दिया, मैं कहा ये पासवर्ड है, मैं बैठ गया, आपने जो करना करो, मैं गिरफ्तार होने के लिए आ गया हूँ, मैं घर में बातचीत करके आ गया हूँ, समझा के आ गया हूँ कि 5 साल मैक्सिमम सजा होती है, आप अब भी सुना दो, अभी ले जाओ मेरे को कोर्ट में, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ये पहले आपने फेसबुक पे भी लिखा। हाँ। पब्लिसिटी मॉन्गर भी है ना आप पब्लिसिटी भी ढूंढते हैं ना। देखिए पब्लिसिटी मैं क्यों करूंगा? ना मैं नेता बनना, ना मैंने चुनाव लड़ना, ना मुझे ठेके लेने हैं, ना ट्रांसफर करानी है, ना पोस्टिंग करानी है। रही पब्लिसिटी की बात, तो पब्लिसिटी में जो ज्योतिष की फील्ड में पूरे भारत में मेरी प्रसिद्धि है, मेरे पुराने इतने वीडियो वायरल हैं ज्योतिष के, तो मैं उधर तो मैं पैसा भी कमा रहा हूँ, है ना। और इधर तो वो पैसा जहाँ से कमाया था, आजकल काम धंधा भी ठप है, ठीक है। आज मैंने दोबारा मीटिंग बुलाई है राजमहल में, सब संगठनों की कॉल दी है, 12 तारीख को भी मीटिंग बुलाई थी, तो 10-15 हज़ार चाय के जेब से खर्च रहा हूँ मैंने, ठीक है। हाँ, जब ये चीज़ें शांत हो जाएंगी तो मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊंगा जैसा पहले, और 7-8 साल तो मैं तो घर में घुसा हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता, ठीक है। लेकिन देखिए, तो सर देखिए, कांग्रेस के मंत्री भी विक्रमादित्य सिंह जी को देख लो, इनको देख लो, अनिरुद्ध सिंह जी को, कि ये पार्टी लाइन के विरुद्ध जाने में मजबूर हुए हैं। क्यों मजबूर? अनिरुद्ध सिंह जी का बयान है सदन में कि आप लोअर बाजार की टनल में लड़कियों और बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया है। आप हमारे शहर की कुछ गलियां ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर, हमारे शहर में ऐसा कल्चर है कि रात 2 बजे भी कोई लेडीज सोने के गहनों से लद के पूरी गलियों में, बाजार में घूमा है, कुछ नहीं होना। आज लेडीज को अंधेरा होते इन गलियों में अकेले गुजरने में डर लग रहा है, ऐसे हालात हैं। ये कहाँ है ऐसे हालात? हमने तो नहीं देखे, कल हम भी इसी शहर में रहते देखिए, कल एक इंटरव्यू देखिए आप, दर्जी, स्थानीय दर्जी यूनियन वाले एसपी के साहब के पास खड़े थे, वहाँ लेडीज थी, उनमें दर्जियाँ, उन्होंने बोला आपको क्या प्रॉब्लम? बोली जी लड़कियों को कमेंट मारते हैं, कुछ करते हैं, ये करते हैं। ये एक मुद्दा, देखिए गोपाल जी, मैं नहीं इसमें, नहीं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, नहीं, वो उनका बयान है। देखिए हुआ क्या है, देखिए आपको एक बात पे एग्री करना पड़ेगा, जिन्हें मुसलमान आप कह रहे हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, जो मंडी में आए हैं, जो काम करते हैं, आपको बात तो मैंने, ये हुनरमंद तो हैं, बिल्कुल हुनरमंद है। ये जो सफाई काम की, चाहे आप कारपेंटर ले लो, चाहे आप प्लम्बर ले लो, चाहे आप कोई मिस्त्री का काम ले लो, दर्जी का काम ले लो, टायर पंक्चर का काम ले लो, डेंटिंग पेंटिंग, किसी भी फील्ड में जाओ, आप मानते हैं कि ये हुनरबाज लोग हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात मानते हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो ना काम सीखते हैं, ना करना चाहते हैं, ना उनसे काम होता है, ना उनको एक्सपर्टाइज है। ये 20 साल का लड़का भी है जो वो एक प्रोफेशनल है, बढ़िया है। तो देखिए, ये लोग जो कल इकट्ठे हुए थे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें भी ये मानना पड़ेगा कि आप इनसे काम करवाओ। इन्होंने आज हर गली में इनकी दुकानें हैं, जो दर्जी यूनियन बोल रहे थे ना, वो हर हमारी गलियों में, पूरे मंडी की गलियों में, क्या सब जगह ही ऐसा है, वो एक अच्छे दर्जी हैं, दर्जी जो हैं, ठीक है, काम आपको कुछ घंटों में और कुछ 2 दिनों में करके देते हैं। आप हमारे बंदों के पास जाओ, काम ही नहीं होता है, ना होगा, नहीं तो सफाई से नहीं होगा उतना। इनके पास हर चीज़ की एक्सपर्टाइज है, कढ़ाई बुनाई सिलाई, ये एक्सपर्टाइज है, तो उन्हें तकलीफ कोई और ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसको मुद्दा बनाया गया है। हमने एटलीस्ट, देखिए, मैंने तो अभी तक ये नहीं सुना कि किसी मुसलमान दर्जी ने या दुकान पे जाके किसी लड़की को छेड़ा हो, बल्कि हमारी तो सारी महिलाएं सारे मुस्लिम दर्जियों के पास कपड़े सिलवाती हैं। आपको नान का केस, नाहन या मेरे ख्याल नालागढ़ का केस, मंडी की बात करो आप पहले। धीरे धीरे हो रहा है, लव जिहाद के केस नहीं हो रहे हैं,
कहाँ से फंसाते हैं ये लड़कियां, ठीक है, ये सैलून से, ये अभी तो बाहर आने को है, क्योंकि देखिए बिना 100% प्रूफ के बात तो नहीं आप कर अपने रहा हूं आप अपनी लड़कियों को सुधारो ना, आप इन पर क्यों पीछे पड़ गए कि ये बुरे हैं? अपनी लड़कियों को सुधारी नहीं जा रही देखिए आपसे। हिमाचली लोग भोले वाले लोग हैं, ये सभी पे विश्वास कर लेते हैं, है ना। आप ही अभी भी कई गांव में चले जाओ, कोई भी अनजान आदमी तो बिना खाना पिलाना भेज नहीं नहीं भेजते, लेकिन ये सातिर लोग हैं। सातिर ये नहीं है, जो लेबर क्लास है वो नहीं है सातिर, लेकिन जो इनके जो ऊपर के जो लीडर है, ये इनको कट्टरता का पाठ पढ़ाते हैं। हम जो लेबर का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ नहीं है हम। सीधी सीधी बात करते हैं, चलिए। हाँ। जो ये सारा चल रहा है ना, ये अवैध निर्माण के लिए है कि हिंदू मुस्लिम का केस है कि बाहर से आए प्रवासियों के से क्या है ये? देखिए पहला मुद्दा, एक तो हिमाचल का संस्कृति एक अलग प्रकार की अपनी देव संस्कृति है, ठीक है, तो एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इसके खिलाफ है। हिमाचल है तो भारत का हिस्सा। अच्छा, दूसरी बात और बता दूं मैं, आप कहीं भी गली में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, जिस दुकान का मार्केट रेट 5-7 हज़ार रुपए है, इनसे आप 50 हज़ार मांग लोगे ना तो ये 50 हज़ार दे देंगे। जबकि नो डाउट कमाई देखिए आप, हो सकता है हमारी किसी बंदे की दुकान में 2 आदमी काम करते हो, इनके में 8 करते हो, ठीक ये है। 50,000 अफोर्ड करते हैं क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं। रेट बराबर है दोनों दर्जियों के। रेट बराबर, देखिए ना, एक आदमी है उसको पता है कि मैं लेबर लाके उस टर्नओवर को निकाल दूंगा किराए को, एक आदमी को पूरा दिन काम ही नहीं करेगा। शिमला के मिडल बाजार में एक दुकान का मैं उदाहरण बताता हूँ, जो आमतौर पर टॉफी गोली नहीं बेचते, छोटी सी दुकान, टॉफी गोली में, अच्छा मान लो आप टॉफी गोली, जो छोटे बच्चे आते हैं, कुछ ने 5 रुपए की चॉकलेट ले ली, टॉफी ले ली, ये ले लिया, आप सोचिए, आप खुद बताइए, अगर पूरा दिन भी सेल होती रहे तो महीने में कितना प्रॉफिट हो सकता है? कोई छोटे बच्चे टॉफी गोली खरीदने जाते हैं, नहीं होगा ही, कितना होगा? चलो जो भी आपने अंदाजा लगा नहीं, रखा है। आप बताइए कितना कितना कर कमा लेगा आदमी उसमें पूरा महीना काम करके? और टॉफी गोलियों में क्या कमाएगा? कितना कमा थोड़ा लेगा? सा ही कमा पाएगा। चलो मैक्सिमम बताइए आप। 8-10 हज़ार। 8-10, 80 हज़ार किराया दे रहे हैं, है ना? नहीं तो कोई और काम होगा ना साथ नहीं, में। और देखिए आप पता करो ना, आपके भी ये परिवार बड़े होते, सुनिए, इनके परिवार थोड़े बड़े होते हैं, वो तो आप भी जानते हैं, एक बच्चा नहीं होता इनका, परिवार बड़े होते हैं। हो सकता है ना कि एक शॉप में बैठा हो तो दूसरा कहीं और काम करता हो, तीसरा कहीं और करता हो, उससे आपको क्या, कोई आपको ये लग रहा है कि जो 80 हज़ार का जो वो किराए पे उसने दुकान ले रखी है तो वो कुछ और कमाई है उसकी, कोई और साधनों से पैसा आ रहा है? देखिए इसकी जांच तो जरूरी है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आपने एक ऑफिस लिया हुआ है, मान लिया इसकी मार्केट वैल्यू 10 हज़ार पर मंथ है, ठीक है, आप बोलते हैं मैं दे रहा हूँ इसके 1 लाख रुपए, हालांकि मुझे यहाँ से आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरी 10 जगह से कमाई है। आप साफ साफ एक बात को कह रहे हैं कि दुकानें इन्होंने किराए पे ले ली हैं, लेकिन धंधा कोई और है, फाइनेंस कुछ कहीं और से हो रहा है। फाइनेंस कहीं और से हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है कि ताकि अपनी कौम के लोगों को यहाँ फैलाया जाए। ये मुद्दा आपका बिल्कुल ही, क्योंकि देखो ना, इतिहास है, डेमोग्राफी चेंज करने का इतिहास है इन लोगों का, ये जो इंटरनेशनल शक्तियां हैं, क्योंकि इसके पीछे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, हिमालयन रीजन को इंडिया से सेपरेट करने का, एकता अखंडता भंग होने करना। तो उत्तराखंड और हिमाचल को टारगेटेड किया गया है, क्योंकि आने वाला जो विश्व युद्ध है वो पानी के लिए होना है, और ये पानी के भंडार हैं, एक क्षेत्र हिमाचल और उत्तराखंड और हिमालयन नेपाल वाली सारी पूरी बेल्ट। तो इनको कैप्चर करने का एक अंतर्राष्ट्रीय, और चाइना का जो कनेक्टिविटी, ठीक है, पंजाब तो अब ये लड़ाई आपने इंटरनेशनल कर दी। नहीं, देखिए शक्तियां इंटरनेशनल ही हैं इसके पीछे। ये जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड ऑर्डर को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, उनको ना हिंदू से मतलब है, ना मुस्लिम से मतलब है, ना फलाने से मतलब है, उनको अपना ऑर्डर चलाना है। उस ऑर्डर चलाने में अगर हिंदू यूज होते हैं तो हिंदुओं को यूज करो, मुस्लिम यूज होते हैं तो मुस्लिम यूज करो, क्रिश्चियन को यूज होते हैं तो आपको लग रहा है कोई इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं इनके पीछे हैं कि हिमाचल में बस जाओ आप जाके कोने कोने। देखिए जब आपको पता है अप्रैल 2022 में एक आंदोलन किया था केजरीवाल के खिलाफ हिमाचल में, ठीक है, उस समय मैंने पूरे इल्जाम लगाए थे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, लोगों को खरीदा जा रहा है, टोपी अपना जा रही है, लाख 2-4 लाख भर एक प्रधानों को टोपी अपना जा रही है, ठीक है। लेकिन उस टाइम तो मेरा विश्वास नहीं किया, लेकिन लोग जागृत हो गए, आम आदमी पार्टी को नकार दिया हिमाचल की। मैंने उस टाइम भी कहा था कांग्रेस बन जाए, बीजेपी बन जाए, मुझे नहीं कोई। लेकिन मैं एक बात आपको रोकना चाहूँगा बीच में, केजरीवाल से इसलिए है कि जैसे आपने कल आपको एक नोटिस FIR आपके खिलाफ हुई और पुलिस ने आपको
बुला लिया, आपने उसका इतना प्रोपोगंडा फेसबुक पे किया कि मुझे बुला रहे हैं, अब मुलाकात पुलिस स्टेशन में होगी, घर से कुर्ता पजामा ले गया, आपने फेसबुक पे ऐसा ऐसा वो कर दिया जैसे आपको, जैसे भगत सिंह हो गए, एक मंडे गोपाल कपूर हो गया कि भगत सिंह हो गया और बस शहीद होने जा रहा है। देखिए, ठीक है, उसके बाद एक बात और सुनो, मेरी बातें, ये जो लाल शर्ट आपने डाल के रखी है, पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं मैं, जब भी आप कहीं आंदोलन पे जाते हैं, आप वो जैसे केजरीवाल भी 2-3 ही कपड़े पहनता था कि पता ना चले मैं गरीब आदमी हूँ, आप इसी शर्ट में आते हो गरीबों वाली, ये लाल रंग की शर्ट, ये ट्रेडमार्क है, आप पिछले 10 साल के फोटो निकाल लो, यही शर्ट होगी, स्टाइल आपका वही है कि कोई काम करना, उसका इतना हु हल्ला कर देना और लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना। देखिए, बेवकूफ़ क्यों बनाऊंगा मैं? बेवकूफ़ अगर मैं फ़ायदा ले रहा हूँ ना कोई अपने लिए, ठीक है ना, मैं नेता हूँ ना, चुनाव लड़ना ना, ठेका लेना ना, कुछ ये करना। केजरीवाल भी सब कुछ ऐसा ही बोलता था कि ना मैं गाड़ी लूंगा, ना ठीक है। बंगला लूंगा, ना ये लूंगा। चलिए, अब पता नहीं आपकी मंशा क्या है, दे- कौन समझेगा आपकी मंशा मेरी को? बात सुनिए, केजरीवाल की स्ट्रेटजी अच्छी थी, आंदोलन करने की स्ट्रेटजी तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी, ठीक है। मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, वो ये कैसे पता चलेगा? तो मैं कोई अभी बड़ा, तक तो खोट ही नजर आ रहा है जिस हिसाब से आप मैं चले। कोई बड़ा रिपब्लिक लीडर हूँ कि मैंने कॉल दी और सारी पब्लिक आ गई? ये जन आक्रोश है भाई, कांग्रेस भी साथ में आ गए, बीजेपी वाले साथ आ गए। अगर सरकारें सोच रही है कि हिंदू संगठनों का आंदोलन है, हिंदू संगठन तो है ही नहीं इसमें, कांग्रेस विचारधारा के लोग भी है, इवन कम्युनिस्ट। और तो और, जब 13 तारीख को यहाँ जुलूस निकला हुआ था, तो स्थानीय चार मुस्लिम लोग उस रैली में थे, स्थानीय मुस्लिम साथ में थे, वो भी नारे लगा रहे थे, ठीक है। नामधारी समुदाय था, लोग आपका, देखो गोपाली जी, सिख समुदाय था। गोपाल जी, पाली बोलते हैं आपको ज़्यादा, लोग आपका साथ जरूर देते हैं, लेकिन जब पीठ पीछे ये कहते हैं पागल है, ये एक नंबर और पागल है, बोला देखिए, दिमाग हिला इसका। कोई बात नहीं है, ऐसा होता ना, जो ज्यादा समझदार आदमी होता है ना, वो मिश्रणा बन के मतलब जिसको हम समझदार कहते हैं ना, वो मिश्रण आदमी होता है, बस अपने काम से काम, बड़ा फायदे से फायदा रखता है। अगर आपको जन क्रांति लानी है तो थोड़ा पागलपन भी चाहिए। पागलपन चाहिए, बिना पागलपन के नहीं है। जैसे मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली, 196 क्या, मेरे को सनातन समाज को जगाने के लिए मृत्यु दंड दिया जाए, मैं अपने लिए मृत्यु दंड की मांग करता हूँ, ठीक है। और मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। ये मैं बोलता हूँ भाई, कोर्ट में जाएगा ना केस, तो ना मैं वकील करूँगा, ठीक है, ना मैं जमानत लूँगा, मैं सीधा बयान दूंगा, जब साहब सिस्टम भी आपका, सरकार भी आपकी, कानून भी आपके। मैं अधिकतम 196 में 5 साल की सजा है, दिन रात मिला के 2.5 साल में पूरी हो जाएगी। भाई ये बात भी भेज दो यार, छोड़ो ये नहीं, मुकदमा, अंदर बैठूंगा तो मेरी चेन स्मोकिंग। नहीं, चलिए, लोगों को ये बात तो बताने पड़ेगी ना। अब ये मस्जिद की आपने बात छेड़ी थी, जो मस्जिद की, जो जेल रोड वाली, अब आपकी लड़ाई कहाँ तक है? देखिए, मस्जिद तो बड़ी पुरानी है ये। किसने कहा? यार, जब से हम पैदा हुए हैं शहर में, हम भी आपसे थोड़े छोटे हैं, 5-10 साल, तो तब से तो हम भी देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन मस्जिद वहाँ है, जब से होश संभाली है। जेल रोड में मस्जिद है, एक रामनगर में मस्जिद है, देखिए, दो जगह। आप बहुत छोटे बच्चे हो मेरे आगे, बुरा मत मानना। हाँ, एज में नहीं, है ना, मैं एज बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन दिखते तो आपके यंग हैं। फिट फाइन एक हाँ। पहलवान की तरह। हाँ, वो पोस्ट भी आपने आज फेसबुक पे डाल रखी है, अपने पेट के ऊपर आपने 2 व्यक्तियों को खड़ा किया है। वो 2 साल पुरानी है, कोई ज्यादा नहीं, अभी भी कर सकता हूँ सारे स्टंट, ठीक है ना, वैसा ही फिट फाइन हूँ, वो नहीं बात। जो जेल रोड वाला मुद्दा है, मैं आपको इतिहास में जाओ आप, वो जगह पहले जंगल टाइप होती थी, कोई आबादी नहीं होती थी, तो राजाओं के टाइम की बात है। तो वहाँ एक शिवालय होता था छोटा सा, और पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ के आसपास जो हमारी मूर्तियाँ पूजा पाठ रखा होता वो था, ठीक है। तो मंडी के राजा के पास 3-4 बुनकर थे, मुस्लिम आए, बुलाए कहीं से, तो उन्होंने हमें नमाज, उस समय सोसाइटी कुछ बड़ी बड़ी वो थी, कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, तो नहीं अलाउ करता था बाजार में ये करना वो करना। तो मुस्लिमों ने बोला हमने नमाज पढ़नी है, बोले यार वो जंगल का कोण है, पीपल का पेड़ है, वहाँ जैसे बैठ के पढ़ लिया करो, जुबानी खाते में बोल रहा था, कोण है क्या, ठीक है। तो वो इतिहास कागजों में निकला, ठीक है। उससे पहले जब हम बड़े छोटे होते थे, तो वहाँ जो कश्मीरी खान काम करने आते थे, उनको डेरा दे देते भाई, यहाँ तंबू तुम लगा के रहो, अपना काम करो, जाओ। लेकिन जब से दूसरी प्रकार के ये कट्टर मौलवी टाइप लोग आना शुरू हुए, तो इन्होंने धीरे धीरे उस जगह को मस्जिद का रूप देना शुरू कर दिया। ये 90s की बात है, तब आप बहुत छोटे थे, मतलब 10-12 साल के होंगे, तब आपका ध्यान नहीं गया होगा। धीरे धीरे मस्जिद का रूप धीरे धीरे बढ़ाते रहे, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। वहाँ मंदिर के अवशेष भी हैं, अभी भी दबे पड़े हैं, मैंने क्लेम किया है, और डीसी साहब को डिमांड दी है कि पुरातत्व विभाग के निरीक्षण में इसकी खुदाई कराई जाए,
और कुछ एक सिंबल जो पत्थर है उनको तो मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूं। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ खोदो, उंगली लगा के बताऊंगा मैं। मस्जिद का एरिया स्लैब छोड़ दो, बाहर वाली साइड में जो खुला पड़ा अभी पीडब्ल्यूडी के, मैं उंगली लगा के बताऊंगा यहाँ खोदो, उसकी खुदाई का खर्चा और रिपेयर का खर्चा मैं जेब से दे दूंगा। मैं बताऊंगा यहाँ ये चीज़ निकलेगी, क्योंकि इतनी सालों से हमने तो नहीं दबाया ना, इन्हीं के कब्जे में था, इन्हीं का फर्श पड़ा, इन्हीं की दीवार थी, इन्हीं के कवर में था। उसके बाद कागज देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड में फिलहाल वो भी बाद में मैं उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट करती बार कुछ मैनिपुलेशन उसमें की गई है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। तो अभी जो प्रेजेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें 45 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर गैर मुमकिन मस्जिद है और 154 स्क्वायर मीटर देवस्थान है अभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में। और कब्जा डाला हुआ अहले इस्लाम का, मालिक है भारत हिमाचल सरकार। तो पहली बात है, देवस्थान पे अहले इस्लाम का कब्जा किसने डाला? वो मैनिपुलेशन हुई है 2004-05 में, मुझे पता, जब एक डीसी साहब थे यहाँ कोई, उस टाइम हुई है। वो भी मुस्लिम थे। हाँ, उस टाइम की गई है। आपका इशारा अली रजा रिजवी पर है। यस, उस टाइम की गई है ये, ठीक है। उससे पहले ध्यान नहीं, लेकिन ये चेंज हुआ है देवस्थान को। तो मेरी सरकार से मांग रहेगी, देखिए अगर इनको 45 स्क्वायर मीटर, फिलहाल अगर ज़्यादा पंगा मेरे साथ बढ़ाया, मेरे साथ ज़्यादा पंगा अगर बढ़ाया इन्होंने 196 वाला, ठीक है, मैं तो हो जाऊंगा गिरफ्तार, लेकिन मैं ये 45 स्क्वायर मीटर का भी कल्याण कर दूंगा पुराना रिकॉर्ड से। चलिए, अगर इनको 45 स्क्वायर मीटर, मान लो अभी मैं इस बात पे अटका हूँ, मैं इनको दे दो 45 स्क्वायर मीटर, लेकिन जो 150 स्क्वायर मीटर देवस्थान है वो फिर हमें दे दो, हम वहाँ वाटिका बनाएंगे, हनुमान की मूर्ति स्थापित करेंगे, हमें कोई बिल्डिंग नहीं बनानी वहाँ, ठीक है। अगर इनको देना है तो हमारा हिस्सा भी दो, अगर नहीं देना है तो पूरा सरकार कवर करे, वहाँ पार्क पर कोई फैसिलिटी बना दे जनसेवा की, तो फिर उसको भी खत्म करे, उसको भी खत्म करे। न्याय होना है तो निष्पक्ष होना है, एक पक्षा नहीं होना है। क्योंकि जब प्रशासन इतने टाइम से रिमाइंडर नोटिस ये देके, जब प्रशासन काम नहीं करता तब जन आक्रोश बढ़ता है। देखिए, अब आपने ये पंगा आप लेंगे जी, अवैध निर्माण हो गया है। अब अवैध निर्माण का भी है ना एक इशू, और एक आपने दूसरा डाल दिया जी, इसमें तो पहले देवस्थान था। हाँ, ये जैसे ये जो उत्तर प्रदेश का चल रहा है, बस वही सेम आ जाएगा जी। पहले देखिए तो, आप भी तो सनातनी हैं, है ना? आपको भी थोड़ा बहुत पक्ष मेरा लेना चाहिए, ऐसा कैसा हो गया? नहीं, मैं सनातनी हूँ, लेकिन यहाँ मैं अपनी जिम्मेवारी, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूँ, ना मैं सोचता हूँ, ना मैं इस विचारधारा का व्यक्ति हूँ। सनातन धर्म नहीं मेरे को बोलता है कि आप इस तरह की आग लगाओ समाज में और दंगे करवाओ। देखिए, सनातन धर्म को बर्बाद किया गांधीवाद ने। गांधीवाद सिखा के एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। हम पहाड़ी वीर हैं, बकरे भी काटना जानते हैं तो मुर्गे काटना भी जानते हैं, ठीक है। और मैंने अपने हाथों से काटे हुए कई बार, ठीक है। ये जो भय का जी, बस मुस्लिम बड़े भारी ये होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं, ये कुछ कर देंगे, बम फटा देंगे, गला काट देंगे, ठीक है, वो यार इनसे 4 हाथ ऊपर है हम। ये भड़काऊ बयान है आपका। नहीं, भड़का रहे हैं आप। भड़का नहीं रहे, बेसिकली आम पब्लिक जो डरपोक किस्म के लोग हैं, वो इंटरनेशनल स्तर पे उग्रवाद के वीडियो देख के उनको दिखाए जाते हैं ना उग्रवाद के वीडियो, लो जी भैया तो आप डर के रहो इनसे। भाई डरना क्यों? वो भी प्रेम से रहे, हम भी प्रेम से रहे। हाँ, ये बात क्यों नहीं करते आप? प्रेम की बात क्यों नहीं करते आप? देखो, काटने की बात क्यों करते हैं? देखिए, जो स्थानीय मुस्लिम समाज है उनके साथ तो मेरा प्रेम भाव अभी भी है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ किसी, मतलब मेरे रिलेशन में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, तो वो तो लास्ट दिन तक आंदोलन में, पिछले दिन भी आंदोलन में साथ थे। वो सबसे बड़ा साथ देते थे मेरा इन कामों में, क्योंकि वो जागरूक ना। क्या पता मजबूर हो वो? मजबूर क्यों? क्योंकि वो तो यहाँ रचे बसे हैं, लेकिन अंदर से ना आपके साथ दें। क्यों ना हो? तो साथ फिर मेरे बच्चे तो नहीं देते साथ ना मेरी बातों में। तो मैं तो किसी को मजबूर नहीं करता किसी रिश्ते में, जिसकी विचारधारा है, ठीक है। अब स्थानीय मुस्लिम आना जाना उठना बैठना सब कुछ है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, प्रेम भाव है। लेकिन क्या हो रहा है, ये कट्टरवादता मैं देख रहा हूँ जो उनकी अगली जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन, उनमें वो कट्टरवाद पनप रहा है। अब एक कट्टरवाद अगर उनका पनपेगा तो इस पक्ष का भी बन के, देखिए एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं। तो एक सामाजिक ढांचा है हमारा, एक संस्कृति है प्रेम से रहने वाली, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक प्रेम भाव बना रहे। मुद्दा सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज, अवैध निर्माण और वक्फ बोर्ड का है, ठीक है। अब आप सोचिए, वक्फ बोर्ड का मामला बताता हूँ। यहाँ कुल्लू जातिवाद टकोली जगह के ऊपर साइड में एक गाँव है,
कोटादार। ओ भाई सारी इतिहास में कोई मुस्लिम ना वहाँ रहा ना गया। हाँ, अब कोटाधार में देखिए आप, जहाँ इतिहास में कभी कोई मुस्लिम नहीं रहा, आज भी कोई मुस्लिम नहीं है वहाँ, वहाँ ये बख बोर्ड वाले मौलवी गोल टोपी लगा के सफ़ेद छोटा पजामा पहन के पहुँच गए, फीता लेके, तेरा घर भी मेरा, तेरा घर भी मेरा, और मैंने डाले ना डॉक्यूमेंट, ठीक है। हाँ, फिर क्या करेंगे ये, जैसे उन्होंने कुल्लू में बना लिया, अखाड़ा बाजार में खादी ग्रामोद्योग विभाग की जमीन कब्जा करके, अब कानून इनके पक्ष में। अब उनको बेचारों को नोटिस गया, वो कितनी सालों से धर्मशाला में पेशी भुगत रहे, 250 किलोमीटर दूर जाके, पहले उनको वहां लटकाएंगे, फिर हाई कोर्ट में लटकाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट, तब तक उनकी जिंदगी बीत गई। तो बेचारे दुखी होके छोड़ देंगे उस जगह को, है ना। वक्फ बोर्ड सारी जगह ये काम कर रहा है, ठीक है। पहले तो वो अहले इस्लाम को घुसाता, वो जैसे शिमला में पहले अहले इस्लाम, फिर जब पंगा पड़ा तो वक्फ बोर्ड आ गया। अभी अपनी अच्छा, दूसरी बात एक देखिए, जो इन्होंने पंगे किए हुए हैं भाई, आप सोचिए हिमाचल में जो अंग्रेजों के कब्रिस्तान थे वो कहाँ गए, वो भी कब्रिस्तान के नाम पे इन्होंने हड़प लिए। हमारी टारना पहाड़ी पे अंग्रेजों के टाइम का अंग्रेजों का कब्रिस्तान था, उसको भी अपने खाते में लिख दिया अहले इस्लाम के। अब मेरे एक बचपन के मित्र हैं, जब मैं पीडब्ल्यूडी में कुलिये का काम करता था, लेबर का, तारकोल बिछाता था, तो रोड रोलर चलाते थे वो, रोड रोलर के ड्राइवर थे, तब से मित्र बन गए। उसके बाद मैंने भी रोड रोलर चलाना सीखा, उस टाइम पर पीडब्ल्यूडी में दिहाड़ी की, मैं स्टॉल की नौकरी की है। तो जुला समाज से हैं वो, तो उनके रिश्तेदार का किसी का फोन आ गया, भैया जी आपने कुछ डाले हुए नकल, ये तो मेरी जमीन है दादे परदादे के टाइम पे। मैंने कहा क्या हुआ, बोले इसमें तो अहले इस्लाम लिखा हो और हमको कब्जेदार कर दिया। तो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में कौन हेराफेरी कर रहा है या करवा रहा है? आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? ये एक सभी शक्तियों की एक सांठगांठ है। देखिए, रेवेन्यू में जो होता है ना, वो किसी सरकारी आदमी नहीं होता, सरकारें अलग होती हैं। रेवेन्यू में तो सारे हमारे आपके लोग ही हैं ना। तो मैं एक जुडिशियल कमीशन की मांग करता हूँ, जितनी हिमाचल में मस्जिदें बन रही हैं या वक्फ बोर्ड की हड़परा जमीन है, ठीक है, या जो अहले इस्लाम के खाते में लिखी जा रही है, वो कौन लिख रहा है, ये मुद्दा वो हो सकता है। मुझे नहीं पता कौन पर्टिकुलर बंदे ये कर रहे हैं, लेकिन एक जांच तो होनी चाहिए। नहीं तो जन आक्रोश ये सरकारें समझ रही है जी बीजेपी ने भड़काया, हिंदू संगठनों ने भड़काया। ओ भाई, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ ना, मैं बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ, है ना। जो पक्ष देखा उसको वोट डाल दी, जो अच्छा लगा। मैं तो किसी पक्ष का नहीं हूँ। जब मेरे कहने से, मेरे एक बंदे के आवाज देने से इतनी जनता इकट्ठी हो जाती है, रैलियों में तो बुला के नहीं होती, पैसे खर्च गए, ठीक है कि नहीं। तो इसका अर्थ ये है, एक जन आक्रोश है। सरकार को इस जन आक्रोश को समझना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी या राजनीतिक इल्जाम एक दूसरे पे देने से स्थितियां और खराब होंगी। नहीं, देखिए ना, आप कहते हैं ठीक है ये जन आक्रोश है, ये जो कुछ है, लेकिन इन्होंने आके अगर यहाँ दुकानें ली तो दुकानें किसने दी? दुकानें स्थानीय लोगों ने दी। फिर तो स्थानीय लोग, तभी तो मैं लिखता हूँ, मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि 90% हिंदू समाज, सनातनी समाज बेवकूफ और लालची है, है ना। हाँ, तो आप अगर आप सोचते हैं कि मैंने पब्लिसिटी के लिए किया, मतलब पब्लिसिटी तब करूंगा जब मैंने चुनाव लड़ना, वोटें लड़ी, तब तो मैंने सबको खुश रखना। मैं क्यों 90% को गाली दे रहा हूँ? तो इनको क्यों नहीं आप देखिए, होना तो क्या चाहिए कि आपको अपने समाज को सुधारना चाहिए। तो देखिए, मैंने एक पोस्ट लिखी थी, ठीक है, कि मैं स्थानीय समाज से प्रार्थना करता हूँ कि बिना वेरिफिकेशन के और षड्यंत्रकारियों को, और ये इन्वेस्टिगेट कर ले कि क्यों ज़्यादा किराया दे रहा है ये, जरूरत से ज़्यादा, तो उस आधार पे थोड़ा समाज को हित देख के किराए पे प्रॉपर्टी दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। तो उस मामले को भी सरकार ने भड़काऊ बयान मान लिया और 196 का केस ठोक दिया कि धार्मिक, इसमें धार्मिक भावनाएं हैं ही नहीं, धर्म तो मुद्दा ही नहीं है। आपका मुद्दा धर्म नहीं है, आप ये बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान, आप ये कह रहे हैं कि बाहरी ताकतें यहाँ आ रही हैं और यहाँ डेमोग्राफी को चेंज कर रही हैं, अवैध निर्माण जगह जगह हो रहे हैं, है ना। तो लोग आपसे पूछेंगे नहीं कि अवैध जो निर्माण है आपको मस्जिद में नजर क्यों आया, बाकी जगह कोई नजर नहीं आ रहा? मंदिर की बात करते हो ना, मैं मंदिर की नहीं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत पूरे शहर में नजर नहीं आया आपको, सिर्फ अवैध निर्माण सिर्फ मस्जिद में नजर आ रहा है। देखिए, आपको भी और शिमला वालों को भी। दो तरीके होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल आदमी ने कर दिया, इंडिविजुअल आदमी ने कर दिया, उसका कोई ऐसा वो नहीं है सरोकार, उसको थोड़ा सा लालचे छज्जा बढ़ा लिया या कुछ कर लिया, वो अलग विषय है। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत
एक सामूहिक रूप से पूरे हिमाचल में एक साथ होना। अब आपने बढ़ा लिया अपने घर का छज्जा, मैंने बढ़ा लिया, आपने उधर बढ़ाया, मैंने उधर बढ़ाया, मेरा लेना देना नहीं है आपके साथ। आपका अपना लालच है, मेरा अपना लालच है, वो अलग बात है। लेकिन मस्जिद का क्या षड्यंत्र हो गया? आप इन्वेस्ट, मैं तभी तो सरकार से बोलता हूँ कि जुडिशियल कमीशन से रिपोर्ट, जुडिशियल कमीशन बैठाए इस चीज़ अब पे। उनके लोग आएंगे, कोई जगह तो स्थान तो चाहिए ना। अब देखिए, आपने देखा मंदिरों का निर्माण किस तरीके से होता है, कहीं पे भी लोग लेके मंदिर बना देते हैं। आप एक मंदिर बता दीजिए अनऑथराइज है। मैंने कई जगह देखे हैं। नहीं आज है। आज एक मेरी- साधु बाबा बैठेगा, फिर वो मूर्ति नो, स्थापित नो, करेगा, नो। फिर कुछ 2-3 साल में मैं- मंदिर बन जाएगा। अब जब ये संजौली मस्जिद का विवाद हो रहा था, तो कुसुमटी क्षेत्र में शिमला में एक मंदिर बनाया। ऐसी बात नहीं कि जमीन नहीं थी उनकी, जमीन उन्हीं की थी, सिर्फ नक्शा अप्रूव नहीं कराया। तो नगर निगम ने 7 दिन का नोटिस देके उसको साफ कर दिया। तो जब आए आप एक तरफ कानून इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या तकलीफ है आपको? इसका मतलब सिस्टम और सरकारें भी इन शक्तियों की फेवर में है, कानून तो इनकी फेवर में है ही। ठीक है, अब आप बोलोगे संविधान नहीं मानता। सरकारें दोनों बोल रहे हैं, भाजपा है चाहे मैं सभी को बोल रहा हूँ, क्योंकि अवैध निर्माण बीजेपी के टाइम भी चला हुआ था, कांग्रेस के टाइम भी चला हुआ है। ठीक है कि नहीं? मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की फेवर नहीं कर रहा हूँ। चलिए, अब देखिए गोपाल जी, समय भी हो रहा है, ठीक है जी। इंटरव्यू को विराम तो देना ही पड़ेगा। आप साफ साफ जनता से अपना 2 बातें या 3 बातों में इस इंटरव्यू को मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि आप क्या चाह रहे हैं। देखिए, मैं मकान मालिकों से प्रार्थना कर रहा हूँ, दुकान मालिकों से, कि जायज़ किराए पे ही की दुकान चढ़ाएं। लालच के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप भविष्य के लिए अपने परिवार के बच्चों, देखिए आपने कोठी बना ली, करोड़ों रुपए कमा लिया, बच्चों का अच्छा कैरियर बना लिया, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को एक सुरक्षित समाज नहीं दे पाए फ्यूचर के लिए, तो आपका कोठी भी चली जाएगी, पैसा भी चला जाएगा, किसी काम का नहीं, और बच्चे भी चले जाएंगे। नहीं, लोगों के आरोप के जवाब दो पहले आप, कि आप लोग कह रहे हैं भी ये व्यक्ति जो है मंडी की शांति को भंग कर रहा है, मैं शांति को भंग अपने नहीं को कर रहा हीरो हूं। बनाने के चक्कर में पड़ा है। मैं ना हीरो हूँ। आज मेरी जगह कोई भी आ जाए, हर एक किसी भी नेता से प्रार्थना है, किसी व्यक्ति से, मैं घर में सो जाऊंगा सब कुछ छोड़ छाड़ के, पर इस काम को संभाल ले। ठीक है कि नहीं? आपको वही मैं बार बार इस बात को बोल अगर रहा मैं हूं। लालची होता ना, तो मैं 2 क्लास 1 जॉब जो है ना रिजाइन करके नहीं आता। अगर मेरे मन में लालच या बड़े पावर की भूख होती ना, तो मैं क्लास 1 पोस्ट से रिजाइन करके आया हूँ, एक पहले एक नहीं, अब आप इस मुद्दे को विराम कब देंगे? मुद्दे को तब विराम दूंगा मैं, जब तक सरकारें एक जुडिशियल कमीशन नहीं बनाती जो प्रॉपर जांच करे इसके पीछे कौन सी षड्यंत्रकारी ताकतें काम कर रही हैं। क्योंकि अवैध फंडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है, हवाला फंडिंग। मैंने आम आदमी टाइम के पार्टी के उनका प्लान मैंने पहले एक्सपोज किया था। उनका प्लान धारा 118 हटा के हिमाचल की ज़मीनें बेचना था। ठीक है कि नहीं? हिमाचल की जनता समझ गई उस टाइम मुद्दा। ठीक है कि नहीं? और उसके बाद देख लो गोवा चुनाव में कितनी फंडिंग निकली, ईडी की जांच हो रही है। मैं तो भारत सरकार से ही प्रार्थना करता हूँ कि आम आदमी पार्टी के टाइम पे जिस तरह से गोवा चुनाव में फंडिंग की जांच हो रही है ईडी से, हिमाचल चुनावों की भी कराई जाए। यहाँ भी बहुत उन्होंने की हुई है गड़बड़। आपने की ना, आम आदमी पार्टी की बात कर, नहीं मस्जिद की बात पे आ रहा हूँ। बस मैं अब हम चाहेंगे कि आपसे विदा लें, लेकिन आपका मुद्दा जो है वो यही है कि आपको लगता है कि मस्जिदों के नाम पे बाहर के लोग आके जो हैं वो सेटल हो रहे हैं और उसकी आप जुडिशियल जांच करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। गोपाल जी, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की, हमने आपसे खुले से सारे प्रश्न पूछे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।